BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू BSSS रिदम पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी आरजे सान्या और हाँ, बहुत वक्त लगा मुझे वापस आने में, पर देखिए आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूं वन एंड ओनली लक्ष्मी शरण मिश्रा सर। देखिए पार्ट 1 में हमने ढेर सारी बातें की थी और सर के बारे में जाना था। सर अक्सर ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो बताता है कि सर ऐसे हैं, सर मेंटर हैं, पर मैं चाहूँगी कि आज हम इस इंटरव्यू की शुरुआत कुछ अलग तरीके से करें। आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप क्या करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन कुछ अलग अंदाज में हम हमारे सारे व्यूअर्स को दें। पता नहीं अलग अंदाज है या नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह इस फील्ड का प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर मैं एक टीचर हूँ। बहुत लंबे समय से, लगभग 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ और भोपाल में लाइब्रेरीज़ देखता था। विवेकानंद लाइब्रेरी का मैनेजर था और उसके साथ साथ सेंट्रल लाइब्रेरी मुझे मिली थी। एक बहुत ही अनजान सी जगह थी जिसे लोग नहीं जानते थे। तो 2011 में हमने वहाँ पर उस जगह को पॉपुलर बनाने के लिए, तब मेरा मैंडेट था मुझे लाइब्रेरीज़ को पॉपुलर बनाना है, तो जगह को पॉपुलर बनाने के लिए मैंने MPPSC सुपर 100 के नाम से कोर्सेज शुरू किए। और कोशिश ये थी कि ऐसे बच्चे जो जनरली कोचिंग्स, महंगी कोचिंग्स नहीं जा पाते, उन्हें हमने गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक अच्छा सा इकोसिस्टम देने की कोशिश की। हमारी ईमानदार कोशिशें थीं या बच्चों की मेहनत थी, जो भी हुआ उसके बाद वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए। इस कारण से 2 या 3 साल बाद कुछ ऐसी नौबत आ गई थी कि नॉर्मली चूँकि हर 100 के बैच में से लगभग 70-72 बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे, इसलिए उसके एडमिशन्स के लिए 12-14 घंटे पहले से लोग लाइन में लगते थे। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो, लोग लाइन में लगते। लगभग अगले दिन अगर एडमिशन है तो एक दिन पहले से शाम से लाइन में लगते और पूरे मध्य प्रदेश से लोग आते थे। ये देख करके कि बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं, मैंने 2018 में अपना जॉब क्विट कर दिया। लगभग 12-15 साल नौकरी करने के बाद फिर मैंने गवर्नमेंट का अपना जॉब क्विट किया और मैंने फिर एक इसी तरह का इकोसिस्टम कंटिन्यू किया, वही 100 बच्चों को लेकर के। और अब तक हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास आए, अगर बस उसकी इच्छा है पढ़ने की, उसका कोई भी लेवल हो, अगर उसकी इच्छा भर है पढ़ने की, तो हम उसे वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक वो डिज़र्व करता है। तो मैं एक टीचर हूँ और मैं हर उस व्यक्ति को जो ईमानदार कोशिश करना चाहता है उसको एक माहौल देने की कोशिश करता हूँ, लोगों का दोस्त हूँ। और टीचर से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जब उनके मेंटल अप्स एंड डाउन्स आएँ तब मैं उनके साथ खड़ा रहूँ, उनकी बातें सुनूँ, उनको सही टाइम पे मोटिवेट करूँ, सही टाइम पे उनको गाइड करता रहूँ। तो बस यही एक छोटा सा काम है मेरा। ये काम छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ा है। और जैसा कि आप सर ने अपनी बातों में जिक्र किया MPPSC का, आप हमारी लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी UPSC के बारे में और कैसे आप उसे क्रैक कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। पर आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है MPPSC। सर सबसे पहले तो जब हम लोगों की बात करते हैं तो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर, कि UPSC और MPPSC में डिफरेंस क्या होता है। कुछ ऐसा समझिए कि MPPSC क्रैक करने के बाद आपको जो पोस्ट मिलती है, उसके 25 साल के प्रमोशन के बाद आपको जो पोस्ट मिलती है वो UPSC की पहली पोस्ट है। अच्छा, मतलब MPPSC स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है और स्टेट लेवल की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती हैं, जिन्हें हम डिप्टी कलेक्टर DSP कहते हैं, अगर आप MPPSC में टॉप कर जाते हैं तो आपको ये पोस्ट मिलती है। और अगर आप एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पे 25 साल प्रमोशन जब आपको मिल जाता है, 25 साल नौकरी कर लेते हैं, तो आपको जो पोस्ट मिलती है वो UPSC की पहली पोस्ट है, दैट मीन्स DM या कलेक्टर। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ये है, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, एक प्रदेश स्तर की परीक्षा है, तो वैसे ही कंपटीशन होता है, वैसे ही रिवॉर्ड होता है, वैसे ही कठिनता का लेवल होता है। पर अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक परीक्षा जहां नॉलेज की परीक्षा है, MPPSC प्योरली नॉलेज की परीक्षा है। ऐसे बच्चे जो स्कूल कॉलेज के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और अगर वो अच्छे स्टूडेंट अभी भी हैं, मतलब उनकी पढ़ाई डिसिप्लिन अभी भी बरकरार है, तो MPPSC क्रैक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम है, ये आपके नॉलेज की परीक्षा है। वहीं UPSC आपकी पर्सनैलिटी की परीक्षा है, वहाँ पे नॉलेज सब कुछ याद होने के बावजूद भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपके थॉट प्रोसेस, आपकी ओपिनियन की परीक्षा होती है। और कई बार बहुत मेहनती बच्चे, उन्हें पता नहीं होता है कि वो UPSC में क्यों फेल हो गए, क्योंकि UPSC में जो पर्सनालिटी, जो अप्रोच चाहिए, वो कई बार उसे नहीं पकड़ पाते हैं। तो जहाँ वो पर्सनालिटी की परीक्षा है, वहीं ये नॉलेज की परीक्षा है। यही बेसिक डिफरेंस है। अगर कोई व्यक्ति मेहनती है और पूरी ईमानदारी से मेहनत करे तो PSC में फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वहीं UPSC में आप पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर अप्रोच नहीं पकड़ पाए तो आपको सफलता नहीं मिलती है, और अगर आप अप्रोच पकड़ गए तो PSC से 1/5 मेहनत करने में भी आप UPSC क्रैक कर जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है।
क्या बात है सर। एक और सवाल यहाँ आता है कि हर एक एग्ज़ाम के लेवल्स होते हैं, इंटरव्यू और एग्जाम, रिटन एग्जाम, तो क्या एमपीपीएससी के भी ऐसे कुछ लेवल्स होते हैं? जी बिल्कुल। एमपीपीएससी देखिए कुछ ऐसा समझिए कि यूपीएससी का स्टेट वर्जन है बस। जैसे यूपीएससी में आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देने होते हैं, वैसे एमपीपीएससी में भी होता है। एमपीपीएससी में जो पहला एग्जाम होता है वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। नॉर्मली आजकल जो शेड्यूल है उसके हिसाब से मई जून के आसपास आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। दोनों में 100 क्वेश्चन होते हैं। आप अच्छी बात यह है कि अब तक यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है, तो आप आराम से थोड़ा सा अनुमान लगा करके भी कई बार अच्छा स्कोर कर लेते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें मोटे तौर पे लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, और बहुत बड़ा सेक्शन एमपीजीके का होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश स्पेसिफिक एग्जाम है। जो दूसरा पेपर होता है वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जो केवल क्वालिफाइंग है। आपको केवल 40% मार्क्स स्कोर करना है, तब आपका पहले पेपर को चेक किया जाता है। तो जो सीसेट होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जिसका लगभग मिला करके सेक्शन 30% होता है, लगभग 40% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, और थोड़ा सा सेक्शन वहाँ हिंदी ग्रामर का होता है। तो अगर आप सेकेंड पेपर मतलब सीसेट में 40% स्कोर करते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर चेक होता है, और फर्स्ट पेपर में एज एन एवरेज समझ लीजिए कि लगभग 75 to 80 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर उसके लगभग 5 से 6 महीने बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर यूपीएससी से एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ऑप्शनल पेपर नहीं होते हैं। यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, एमपीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। तो GS1 होता है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर होता है, GS2 होता है जो पॉलिटी इकोनॉमी का पेपर होता है, GS3 होता है जो साइंस का पेपर होता है। यहाँ साइंस थोड़ा सा ज़्यादा पूछी जाती है। GS4 है जो कि एथिक्स का पेपर होता है। उसके अलावा आपको एक हिंदी का पेपर देना होता है और एक निबंध का पेपर लिखना होता है, दैट्स टू इन हिंदी। तो आपको 2 पेपर हिंदी में देने पड़ते हैं और 4 पेपर आप अपने मीडियम में दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। इस एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, मतलब जितनी वैकेंसी होती है उसके 3 गुने लोगों को मेंस में क्वालिफाई किया जाता है। फिर उन 3 गुने लोगों का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जो फाइनली लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें सर्विसेज अलॉट कर दी जाती हैं। एज ऑन एवरेज हर साल लगभग 25 लोग डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, 25 से 27 लोग डीएसपी बनते हैं। उसके नीचे आजकल असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर्स होते हैं, उसके नीचे महिला एवं बाल विकास अधिकारी होते हैं, इसमें तहसीलदार होते हैं, बड़ी संख्या में आपने तहसीलदार देखे होंगे, जेलर्स होते हैं। अलग अलग विभागों के जो मध्य प्रदेश सरकार के विभाग होते हैं उनके जिला स्तर के और ब्लॉक स्तर के अधिकारी बेसिकली इस परीक्षा से चुने जाते हैं। ओह, तो सर ने हमें पूरा प्रोसेस बता दिया कि एमपीपीएससी में ये एग्ज़ाम ये स्टडी आपको करनी पड़ती है। सर अब जो स्टूडेंट के लिए जो है सवाल है कि इसकी तैयारी कब से और कैसे शुरू करनी है? मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी को लेकर के आजकल लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, और हमें लगता है कि चूँकि हमें परीक्षा देना है तो हम अभी से तैयारी शुरू करें। पर विश्वास मानिए, आप छोटे से बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करा सकते। पहले हमें उस बच्चे को अच्छे से स्टैमिना डेवलप कराना होता है। जब तक वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, जब तक उसकी स्टैमिना डेवलप नहीं हुआ है, तब तक हम उसे पिच पर नहीं उतार सकते। तो मैं अगर डायरेक्टली कहूँ तो एमपीपीएससी की तैयारी कभी भी स्कूल और कॉलेज में रहते हुए नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें नयापन बहुत नहीं है। आपको कंटेंट एक ही बार पढ़ना है, उसी समय उसको याद करना है। अगर आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो बोरियत हो जाती है। और ये एकदम डायरेक्ट कंटेंट है, और ये इतना बड़ा कंटेंट नहीं है कि इसमें बहुत सारा वक्त लगे। अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो एमपीपीएससी की तैयारी में केवल 1 साल लगता है, पर वो पूरा 1 साल लगता है। और इसलिए आप कॉलेज के साथ तो इसे कभी कर ही नहीं सकते। कॉलेज के साथ आप उसे फुट कर में थोड़ा थोड़ा करेंगे तो पिछले 1 साल जो पढ़ेंगे वो अगले साल पूरा भूल जाएंगे, फिर आप उतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले साल उतना ही पढ़ेंगे। तो 3 साल पूरा होने के बाद भी आप 10% भी नहीं पहुंचेंगे। बेहतर यह है 3 साल कॉलेज में पढ़िए, अपने स्टेमिना, अपनी स्किल्स, अपने डिसिप्लिन को मजबूत करिए, अच्छे स्टूडेंट बनिए, और उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद 1 साल पूरी ताकत लगा दीजिए। आप 1 साल में पीएससी क्रैक कर सकते हैं। वाह, तो मतलब सर का कहना है कि कॉलेज में इंटरप्शन ना हो, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो और उसके बाद 1 साल मेहनत करें और उसके बाद एमपीपीएससी। बिल्कुल, मैं एक जरूर कहूँगा कि जो बच्चे कॉलेज में टॉप करते हैं वही एमपीपीएससी में टॉप करते हैं। कॉलेज में एवरेज रहने वाले, कॉलेज को डमी मानने वाले कभी एमपीपीएससी भी नहीं निकाल पाते हैं। तो पहले कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट बनिए, पीएससी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके सर, अभी आपने मेंशन किया था कि निबंध जो है वो हिंदी में लिखने पड़ते हैं, वो कंपलसरी होता है। और अभी आपको पता ही है कि आधे से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम। पर एक और चीज़ है, ये मुझे हमेशा ऐसा लगता है और मैं खुद भी मानती हूँ कि ना हम हिंदी
अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना, इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हम बीच में कहीं जो है मझधार में लटके हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए या हिंदी अच्छी हो जाए। नो डाउट किसी किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी रहती है, किसी किसी की हिंदी भी बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे आपने फोकस करके हमें बताया कि 2 निबंध तो हिंदी में लिखने ही रहते हैं, तो क्या आपने अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि क्या डिफ़िकल्ट रहता है ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और कितना आसान रहता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, इसके 3 पक्ष हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट है? मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा खुद को बदलना पड़ता है। अगर ये डिफ़िकल्ट होता तो पिछले साल का जो आखिरी रिजल्ट आया 2018 का, उसमें टॉप 25 में लगभग 75% स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के नहीं होते। अच्छा। मध्य प्रदेश पीएससी में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अगर ये बहुत डिफ़िकल्ट होता तो वो लोग सेलेक्ट नहीं होते। डिफ़िकल्ट उनके लिए है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अब खुद बताइए कि अगर मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज तो अच्छी होनी चाहिए ना। अब अगर आप एमपी गवर्नमेंट की नौकरी करने जाना चाहते हैं तो आपको जिस लैंग्वेज में काम करना है, जिस लैंग्वेज में पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुनने हैं, वो तो हिंदी है। वहाँ तो आप इंग्लिश मीडियम में लोगों से शिकायत करने के लिए नहीं कह सकते ना, वहाँ पर तो आप इंग्लिश में नोटशीट नहीं लिख सकते ना। तो आपके उस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आप हिंदी जानें, और आप हिंदी पट्टी में रहते हैं, आप हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं, आपको बस और आप हिंदी जानते हैं। घर पे हम हिंदी ही बोलते हैं, नॉर्मली हम अपनी आम बोलचाल में भी दोस्तों के साथ भी हिंदी में ही बात करते हैं, पर हम हिंदी को पहाड़ समझ लेते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप हिंदी नॉर्मली अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, तो बस उसके साथ थोड़ा सा जो हेट्रेड है वो हटा दीजिए। हिंदी में अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर dीजिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो ओपन माइक्स होते हैं उनमें इंग्लिश मीडियम के सारे स्टूडेंट हिंदी में ही पोइट्री लिखते हैं। तो हिंदी हमारे इमोशंस की लैंग्वेज है, तो हिंदी हमारे एक्सप्रेशन की लैंग्वेज भी हो सकती है, बशर्ते हम हिंदी का इकोसिस्टम अपने आसपास बनाएं। ऐसे लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्होंने सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़े हैं, इसलिए उन्हें अपने एग्जाम को तो इंग्लिश मीडियम में ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के, साइंस के, ज्योग्राफी के टर्म्स हिंदी में याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ एक्सप्रेशन की बात है, निबंध तो आपके विचार हैं, उन विचारों को आप हिंदी में एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए। अभी से ओपन माइक्स में जाइए, अभी से पोइट्री लिखिए, अभी से आर्टिकल्स लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, सोशल मीडिया पोस्ट लिखिए, हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप हिंदी मीडियम से बेटर लिख लेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे ग्रूम्ड इंडिविजुअल होते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो। ये बात तो आपने सही कही कि मेहनत, जो मैं पूरे आपकी बातों से समझ पा रही हूँ कि एमपीपीएससी के लिए केवल और केवल मेहनत है और लगन से किसी काम को करना और सोच लेना कि इस एग्ज़ाम को हमको क्लियर ही करना है। सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कई बार होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, पर उनको लगता है कि अब ये नहीं हो रहा है तो चलिए इस पे ट्राई कर, ऐसा करना क्या आपको लगता है एक स्टूडेंट के लिए गोल से हटना है? देखिए, हमेशा से एमपीपीएससी को सेकंड ऑप्शन माना जाता रहा है उन बच्चों के बीच में जो बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हैं या जिनका सेल्फ स्टीम, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। कोई भी स्टूडेंट बचपन से पीएससी में नहीं जाना चाहता, वो आईएएस में जाना चाहता है। और कई बार लोगों को जब वो स्कूल कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनको लगता है कि यूपीएससी कठिन होगा, इसलिए उस समय वो एमपीपीएससी ऑप्ट कर लेते हैं। पर ज़्यादातर लोग जब यूपीएससी की कोचिंग्स में जाते हैं और वहाँ पर वो जाकर के देखते हैं कि ये बहुत कठिन है तो पीएससी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कन्वर्जन जो होता है ना, वो तब होता है जब हमने यूपीएससी की क्लासेस की और 2 साल 3 साल बाद पूरी मेहनत के बाद भी हम सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर हम एमपीपीएससी में आ जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 5 साल के अगर रिजल्ट को एनालाइज करें तो जो टॉप 10 होंगे उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, एक आध को छोड़ दिया जाए तो टॉप 10 में से 9 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 3-4 साल यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद वो एमपीपीएससी में सेलेक्ट हो गए। आपको जितने भी सिलेक्शंस दिख रहे होंगे एमपीपीएससी के, उनका एक कॉमन बैकग्राउंड है कि वो यूपीएससी के पुराने स्टूडेंट हैं। अभी एक नया डायमेंशन भी आ रहा है, हालांकि ये अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छे से समझिए, यूपीएससी की तैयारी एमपीपीएससी में सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में आप अलग तरह का कंटेंट पढ़ते हैं, एमपीपीएससी में अलग तरह का कंटेंट पढ़ते हैं। पर ऐसे लोग जो बने एमपीपीएससी के लिए थे और गलती से यूपीएससी में चले गए, वो लोग वापसी करके एमपीपीएससी में सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनसे यूपीएससी नहीं निकल पाया वो एमपीपीएससी में निकल जाएंगे, दिस इज नॉट ट्रू। एमपीपीएससी अलग तरह की मेहनत मांगता है, तो हमें पता नहीं होता है जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं हम एक्चुअली पीएससी के लिए बने होते हैं, क्योंकि हमें मेहनत करना आता है, हमें अप्रोच नहीं होता है। तो जो लोग गलत लोग अगर यूपीएससी में चले जाते हैं तो वो वापसी करके पीएससी में सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपने यूपीएससी की तैयारी की तो आप पीएससी में सेलेक्ट होंगे ही।
आजकल एक नया ट्रेंड है। आजकल होता ये है कि पीएससी की तैयारी बहुत आसान है, क्योंकि आपको बहुत, जैसे आपने स्कूल में सब्जेक्ट पढ़े, जैसे कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़े, वैसे ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आजकल एक नया ट्रेंड ये डेवलप हो गया है कि लोग शुरुआत एमपीपीएससी से करते हैं। एमपीपीएससी से उनके सब्जेक्ट का बेस बहुत मजबूत हो जाता है, और ऐसे लोग अगर थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी पर काम कर लें, अप्रोच पर काम कर लें, तो इन लोगों के यूपीएससी क्रैक करने की संभावना यूपीएससी वालों से ज़्यादा हो गई है। तो अब ये रिवर्स हो गया है। अब नॉर्मली लोग पहले वो करते हैं जो डुएबल लग रहा है, जो करना उन्हें आता है, तो वो पीएससी की तैयारी करते हैं। और पीएससी की तैयारी करने से उनके सब्जेक्ट जब मजबूत हो जाते हैं, तो वो जैसे ही एक बार अच्छा अप्रोच और थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं, चूंकि उनका सब्जेक्ट बेस इतना मजबूत है, उनका फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उन्हें यूपीएससी में कोई नहीं हरा पाता। तो मैं कहूँगा, अव्वल तो आप डिसाइड कर लें कि भाई आप मेहनत वाले व्यक्ति हैं या आप अप्रोच वाले व्यक्ति हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत वाले हैं तो यूपीएससी में टाइम बर्बाद मत करिए, पीएससी में जाइए। और अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी ही करना चाहते हैं, पीएससी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो 2 साल करके देख लीजिए। अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो पीएससी में वापस लौटिए, क्योंकि ये तय है कि आप उसके लिए नहीं, पीएससी के लिए बने। क्या बात है सर, व्हाट अ ब्रिलियंट आंसर। सो सर, जैसे कि इस एग्ज़ाम का नाम है एमपीपीएससी, तो क्या सिर्फ इसे मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वही मतलब इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर पूरे? देखिए, हमारे देश में एक डॉक्यूमेंट है जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उसके एक आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 16 के अनुसार, हमारे देश में हर व्यक्ति को हर राज्य की नौकरी का अधिकार है। तो आप लीगली तो किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो एमपीपीएससी में ना आए। नॉर्मली ये माना जाता है कि चूंकि यहाँ पर हर स्टेट की जो अपनी स्टेट की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के पेपर होते हैं, तो नॉर्मली एमपीपीएससी में यूपी, पीसीएस, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के लोग तो आते हैं। इस तरफ के लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश पीएससी भी अपीयर करते हैं। और 35 साल की एज तक, जो नॉर्मल एज है, उतनी एज तक किसी भी स्टेट का कोई भी स्टूडेंट एमपीपीएससी दे सकता है। लेकिन थोड़ा समझिए, समय बदल रहा है, और ऐसे में एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर स्टेट के पैटर्न अब डिफरेंट हैं। इस कारण से कोई भी स्टूडेंट अपने स्टेट पर ही फोकस करना चाहता है, वो दूसरे स्टेट के पैटर्न पर बहुत ध्यान नहीं देता। तो आज से 10 साल पहले ये होता था कि मध्य प्रदेश पीएससी में सिलेक्शन आधे यूपी के होते थे या बिहार के होते थे। अब ये सिलेक्शन एकाध भी नहीं दिखता है। अब ये आप नॉर्मली ये मान लीजिए कि राजस्थान में एमपी का व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होता है, यूपी में मध्य प्रदेश का व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होता है, सो मध्य प्रदेश में भी अब दूसरे किसी स्टेट के स्टूडेंट के सिलेक्शन की संभावना लगभग ना के बराबर है। दे आर एलिजिबल, पर पैटर्न सबका इतना डिफरेंट है कि वो एमपीपीएससी की अलग से तैयारी करते नहीं है, और एमपी का व्यक्ति एमपी का होने के कारण बहुत बढ़त ले जाता है, क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो किताबों में नहीं होती हैं, पर मध्य प्रदेश में रहने के कारण उसे पता होती हैं। तो आजकल ये सिलेक्शंस होते नहीं हैं, पर एवरीवन इज एलिजिबल टू अपीयर इन एमपीपीएससी। मतलब सभी एलिजिबल हैं, सब अपेयर कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला, अभी बहुत सारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और आप काफ़ी सालों से ये फील्ड में हैं और आप बच्चों से मिल रहे हैं, तो क्या चेंज आपने देखा, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज आया है जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि अभी पैटर्न चेंज हो गया और अभी उन्हें पढ़ने की भी अलग तरीके से ज़रूरत है, और क्या कुछ इंटरव्यूज़ में या फिर एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज आया है जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें? देखिए, 2 तरह के चेंज होते हैं, एक जो दिखते हैं और एक जो हमें दिखते नहीं हैं, वो हमारे फेल होने के बाद हमें समझ में आते हैं। जो हमें दिखते हैं वो होता है कि सिलेबस बदल गया। तो सिलेबस बदला है, 2014 में एक बार बदला था, और उसके बाद अभी 2018-19 के बाद चेंज हुआ है सिलेबस। तो सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो तो सबको पता है कि अब आपको किस तरह के पेपर देने होते हैं, लेकिन जो चेंज लोगों को दिख नहीं रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, एमपी गवर्नमेंट चाहती है कि उसके डिपार्टमेंट्स को लीड करने वाले ऐसे लोग मिले जो मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे लोग हों। पहले बहुत कम लोग एमपीपीएससी देते थे, इस कारण से उनके पास सिलेक्शन के लिए बहुत छोटा सा लॉट होता था। आजकल मध्य प्रदेश का सारा अच्छा बच्चा, चाहे वो आईटीज़ में है, नेशनल लॉ स्कूल्स में है, एनआईटीज़ में है, डीयू जेएनयू में पढ़ रहा है, वो भी एमपीपीएससी देना चाहता है। तो पहले एमपीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो ऐसे होते थे कि अगर आपने नॉर्मल जीके पढ़ लिया, कोई भी व्यक्ति जिसने कोई स्कूलिंग नहीं की, कोई ढंग का कॉलेज नहीं पढ़ा, उसने बस एक किताब रट ली, वो एमपीपीएससी क्रैक कर लेता था। ये 2018 तक था, मतलब आज से 3-4 साल पहले तक ये नियम था। आप बेसिक किताब रट लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाता था एक किताब रट के भी। लेकिन जब एमपी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो बेटर स्टूडेंट को उठा सकते हैं, अच्छे टैलेंट को उठा सकते हैं, तो उन्होंने एग्जाम के अप्रोच में बदलाव कर दिया। 2019, 20 और 21 की जो परीक्षाएं हुई हैं, इन परीक्षाओं में उन्होंने
सब्जेक्ट के भीतर से सवाल पूछना शुरू कर दिया। एक लाइन में कहें तो पहले ये जीके की परीक्षा थी, जनरल नॉलेज की, अब ये जनरल स्टडीज़ की परीक्षा है। पहले हिस्ट्री के चुनिंदा 500 फैक्ट रट लीजिए, उसी में से सवाल आते थे। अब हिस्ट्री के आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बड़ी किताब याद करनी पड़ेगी, और ना केवल याद करनी पड़ेगी, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए। मतलब आपको कंप्लीटनेस के साथ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, और उसे कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ना है कि ये चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट कैसे है। तो अब ये परीक्षा मैं कहूँगा 2018 तक जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्हें जितनी मेहनत करनी पड़ी उससे अब 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अब ये परीक्षा जीके की नहीं जनरल स्टडीज़ की हो गई है। अब ये परीक्षा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मांग रही है, और ऐसे लोग जिन्होंने पहले तैयारी की है वो तो अब मुश्किल से 20-30 क्वेश्चन कर पाते हैं। तो 3 साल में परीक्षा में जबरदस्त बदलाव आ गए हैं। अब आपको हर विषय बहुत डिटेल पढ़ना होता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो यूपीएससी लेवल की किताबों से आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज जो कि इस परीक्षा का राजा है, इस परीक्षा का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो ये 35 to 40% सेक्शन एमपीजीके का होता है। एमपीजीके में पहले एक किताब पढ़ने से काम चल जाता था, पर आप एक किताब पढ़ करके अब मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सेलेक्ट वो होता है जो हर टॉपिक को या तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से पढ़ रहा है, उतना जानता है जितना मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग को पता है। तो अब ये परीक्षा में डिटेलिंग बहुत बढ़ गई है, और डिटेलिंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अब सरकार के पास मौका है अच्छे टैलेंट को चुनने का। तो वो अच्छे टैलेंट को चुनने के लिए इस परीक्षा को मेहनत की परीक्षा बना रही है। ये चाहती है कि वही लोग आए जो बहुत मेहनत कर पाए। एक ये बदलाव आया है, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस और पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किससे कॉम्पिटिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैकेंसी तय है। आप 100 लोग ही सेलेक्ट होना है और बेस्ट 100 सेलेक्ट होना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके साथ कौन कॉम्पिटिट कर रहा है उस 100 सीटों के लिए। पिछले 3 साल में आप प्राइवेट सेक्टर का कमज़ोर हो जाना कहिए, या फिर सरकारी नौकरी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाना कहिए, आप कुछ जो भी कहिए, लेकिन पिछले 2-3 साल में हाल ये हो गया है कि हर व्यक्ति जो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है वो अब बड़े बड़े मल्टीनेशनल के पैकेज छोड़ के पीएससी की सरकारी नौकरी में आना चाहता है। तो पहले जो पीएससी को छोड़ देते थे छोटी नौकरी समझ करके, वो सब कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इस परीक्षा में 2 बदलाव आए हैं। पहला, अब ये बहुत डिटेलिंग की परीक्षा है। नंबर 2, अब इसमें कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको आईएएस से, मैं कहता हूं हमेशा, एमपीपीएससी क्रैक करने के लिए आपको आईएएस से 5 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब आप एमपीपीएससी क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सर, तो जैसे कि आपने बताया कि टैलेंट भी बहुत ज़रूरी है, और अब क्योंकि बदलाव है, सोशल मीडिया का भी ज़माना है, और अब सब एक्टिव हो चुके हैं। अब वो ज़माना गया कि हम फ़ोन छोड़ के और बैठ जाते थे और कोशिश करते थे कि अब हम सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करेंगे। आजकल अपडेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप स्टडीज़ के अलावा जो कोई स्पोर्ट्स में या समथिंग जो उनकी क्वालिटी है जिसमें वो अच्छे हैं, तो क्या आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप उसमें भी बेहतर करें, और ये उसमें एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में काम आ सकता है कभी? देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, लॉकडाउन के पहले की दुनिया और लॉकडाउन के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग है। मैं स्टूडेंट्स से जब इंटरेक्ट करता हूँ तो अब बच्चे बहुत पेसिमिस्ट हैं। बच्चे बहुत उनको लगता है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी है और बड़ी अनिश्चित है। तो ये जो इनका नकारात्मकता है, या यूँ कहें कि इनका जो डर है, इसको दूर करने का, और 2-3 तरह की परेशानी हमेशा मैं देखता हूँ। एक तो ये है कि ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। 30 सेकंड की रील देखते देखते इनको ज़िंदगी में हर चीज़ 30 सेकंड में चाहिए होती है, और 30 से 31वें सेकंड तक ये इनकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो इनका कंसंट्रेशन बुरी तरह से ख़त्म हो रहा है। ये किसी भी बड़े गोल को अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, कोई बड़ा गोल नहीं बना पा रहे हैं, कोई बड़ा टारगेट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं कि ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, और ये कंसिस्टेंट नहीं है। स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो अब रेयर हो गई है किसी भी बच्चे में। तो ये जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि खुद को पहचानो, ऐसे काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। जब ऐसे कुछ काम जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, जो तुम्हारी हॉबीज़ हैं, अगर तुम उनको करोगे तो तुम्हारा ये 30 सेकंड का जो ब्लॉक है ना, ये टूट जाएगा। तुम एक काम को अगर 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, या एक हॉबी को तुम 10 दिन तक परस्यू कर लोगे, तो तुम्हारे लिए किसी भी चैलेंज को, किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को अपनी लाइफ में लाना और उसके लिए मेहनत करना आसान हो जाएगा। तो इस निराशावादी पीढ़ी, इस जल्दी से उगता जाने वाली पीढ़ी के लिए मेरी सबसे बड़ी सलाह यही है
कि भाई पहले तो वो काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, ताकि कुछ देर के लिए तुम मोबाइल छोड़ोगे, कुछ देर के लिए तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ देर के लिए तो तुम्हें मज़ा आएगा, कुछ देर के लिए तो तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव दिखेगा। और जब पॉजिटिव दिखेगा और कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो ही आप इतना बड़ा गोल अपने हाथ में ले सकते हैं। पहले जहाँ लोग 2-2, 3-3 साल तक थकते नहीं थे, यहाँ चौथे दिन बच्चा डिप्रेस हो जाता है, उसको लगता है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी। सर, तो जैसे कि हमने बात की कि पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो क्या एमपीपीएससी में भी पर्सनैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उस पर भी क्या एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से कि वो बच्चा एमपीपीएससी में सेलेक्ट होता है जो 10th या 12th का टॉपर था। और मैं कहता हूँ कि अगर आपने 10th और 12th में टॉप नहीं किया तो अभी वैसे बन जाइए। अभी सोच लीजिए कि इस साल आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको एमपी में टॉप करना है, रैंक 1 लाना है। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा, आपके क्लास में जो स्टूडेंट टॉप कर रहा था उसमें कौन सी क्वालिटीज़ थी। सामान्यतः वो एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो साल भर भटका नहीं, जिसे पता था कि उसे क्या काम करना है तो साल भर एक ही काम में लगा रहा, जो कभी घंटे तय करके नहीं पढ़ता था, जो सुबह से लेकर शाम तक जब वक्त मिला तब वो पढ़ाई करता था, जिसने एक किताब से नहीं शॉर्टकट नहीं लिया, कम से कम नहीं पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा। एक टॉपिक को 4 किताबों से पढ़ सकता हूँ तो 4 किताबों से पढ़ दूँ। जिसने एक बार नोट्स बनाने में भी आलस नहीं किया, उसने कई बार नोट्स बनाए। अगर उसे लगा एक बार नोट्स बनाते समय उसे एक ड्राइंग की तरह सजा लिया और उसे लगा कि उसे बेटर नोट्स बना सकता है तो उसने फिर से नोट्स बनाए। वो व्यक्ति जिसने एक ही चीज़ को 20-20 बार याद किया, वो व्यक्ति जो किसी एक इंसान से 1% भी पीछे नहीं रहना चाहता, जिसमें हाईली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, वही स्टूडेंट तो 10th या 12th का टॉपर होता है। और मैं कहता हूँ कि एक बार 10th के टॉपर बन जाओ, पीएससी में टॉप कर जाओगे। तो ये क्वालिटीज़ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ एक्चुअली अगर आप में नहीं है तो आप दुनिया के बेहतरीन किताबों से पढ़िए, बेहतरीन टीचर से पढ़िए, बेहतरीन कोचिंग से पढ़िए। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है तो आप पीएससी कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ आधा वक्त तो लगता है पहले उसे अच्छा स्टूडेंट बनाने में, उसे डिसिप्लिन से बांधने में, उसकी में अच्छी आदतें डेवलप करने में, उसे ये बोलने में कि बेटा पढ़ा कैसे जाता है, पहले ये समझो पढ़ना क्यों है, पढ़ने के लिए पागलपन डेवलप करो। और ये बिल्कुल तय है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल बिना पागलपन के नहीं होता। तो आप में पागलपन डेवलप किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्वालिटी होना ही चाहिए। जो गोल है उसे रियलाइज़ करिए, उसे पाने के लिए पागल हो जाइए। फिर ना आपको नींद दिखे, ना ठंड दिखे, ना बारिश दिखे, ना गर्मी दिखे, ना बीमारी दिखे, कुछ ना दिखे, आप पागल हो जाएं उसे पाने के लिए। तो एक तो पागलपन होना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आप में अनुशासन बहुत तगड़ा होना चाहिए। डिसिप्लिन की परीक्षा है ये, क्योंकि डिसिप्लिन में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप 24 घंटे कहाँ बर्बाद करेंगे आपको भी नहीं पता होगा। और अगर डिसिप्लिन है तो आप 24 घंटे में से 18-19 घंटे तक आप पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन दूसरा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होता, लेट इट बी सबसे गंदी चीज़ है। चलो चलता है, चलते हमें आपको वही मिलेगा जो लोग छोड़ देंगे। अगर आपको वो चाहिए जो बस एक ही इंसान को मिलने वाला है तो उसके लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको कंपटीटर नहीं कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट में बहुत ज़रूरी हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, स्कूल में अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन अगर आज जागे, आज बदल जाओ, आज अपनी आदतें सुधार लो। और अगर आप बदलने को तैयार नहीं हो तो आप कभी नहीं सेलेक्ट हो सकते। तो जो बदलेगा नहीं वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पहले एमपीपीएससी का कंटेंट बाद में आता है। पहले आपको एमपीपीएससी की तैयारी करने से पहले अपने स्कूल का टॉपर बनना पड़ेगा। वो सारी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जो 10th और 12th के टॉपर में थी या जो आपके कॉलेज के टॉपर में थी। अगर वो नहीं है तो अभी बदल लीजिए, पाप धुलने का एक मौका मिलता है। और अगर आप नहीं धुल पाए तो आप कितने भी स्मार्ट हैं, इस परीक्षा में आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, यानी कि बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इज द नेसेसरी फैक्टर फॉर दिस एग्जाम। क्या बात है। तो सर ने आज हमें पैटर्न्स बताए, सर ने हमें बताया कि स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। और एक बात यहाँ क्लियर हो गई है कि कॉलेज में कभी भी कोशिश ना करें कि आप एमपीपीएससी की तैयारी करें। वो आई थिंक यही सारी चीज़ें जो हैं गलती जिसे कहते हैं स्टूडेंट करते हैं, और उसके लिए ही हम आपको एक्सपर्ट आप हमको बुलाते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को समझाएं कि कैसे चीज़ें करी जाती हैं। सर, अगर एक मैसेज या कुछ सजेशंस आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या होंगे? मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप अपने जीवन को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लीजिए। अब पैदा हो गए हैं तो जीना तो पड़ेगा। 30-35 साल जो भी आपका जीवन है, 30-35-40 साल आपको जो भी जीवन मिला है वो आपको जीना तो पड़ेगा। और जब आप जी रहे हैं और कोई आपका अपना दोस्त आपसे एवरेज व्यक्ति अगर अच्छी ज़िंदगी जिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने जीवन के लिए बड़े गोल भी तय करिए। आपको वो सब चाहिए जो इस दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। तो एक तो जीवन जीना है, सकारात्मक रहिए, ये बोझ नहीं है।
ये अपॉर्चुनिटी है, लाइफ इज़ अपॉर्चुनिटी, तो इसे ज़िंदगी को एक मौके की तरह लीजिए और आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी चीज़ें हासिल करने का गोल बनाइए। उसे फील करिए कि आपको ये चीज़ चाहिए, इससे कम है मुझे संतोष नहीं होगा। और जब आपने तय कर लिया, आपने सोच लिया, आपने फील कर लिया कि वो लाइफ चाहिए, तो फिर उसके लिए अपने अंदर पागलपन डेवलप करिए। उससे कम में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए और शॉर्टकट कभी मत अपनाइए, क्योंकि शॉर्टकट मक्कारों का औजार होता है। स्मार्टनेस तब आती है जब आप अपने हिस्से की मेहनत कर लेते हैं। मेहनत को सही तरीके से पैकेजिंग करना स्मार्टनेस होती है। तो आप दुनिया के सबसे स्मार्ट व्यक्ति हैं, आप बहुत जुगाड़ू हैं, आप में बहुत शॉर्टकट है, मिलेगा आपको वही जो मेहनत करने वाले लोग छोड़ जाते हैं। तो मेहनत करने से कभी मत चूकिए, मेहनत ही की है, वही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ज़िंदगी में वो देता है जो दूसरा हासिल नहीं कर सकता। तो बड़े सपने देखिए, सपनों के लिए पागलपन डेवलप करिए और अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, मैं कहूँगा कि कभी भी किसी चीज़ का शॉर्टकट मत ढूंढिए। और एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, भेड़चाल मत चलिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, मुझे पीएससी की तैयारी करना है तो मैं वही करूँगा जो मेरा दोस्त कर रहा है, तो भाई साहब आप वहीं जा कर के खड़े हो जाएंगे जहाँ आपका दोस्त खड़ा है। आपको अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जनरलाइज वे में कुछ मत करिए, आप कुछ अलग करिए। और दुनिया में सफल होने का एक ही मंत्र है, वो ये है कि आपको अगर पता है कि इस काम को करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत है, तो उसमें 99.99 मत करिए, उसमें 101% करिए। अगर आपने 0.1% भी गुंजाइश छोड़ दी तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको वो चीज़ नहीं मिलती। राइट, क्या बात है सर, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मेहनत और किसी भी चीज़ को करने के लिए जो पागलपन है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सर ने हमने बताया कि कैसे एक स्टूडेंट MPPSC, UPSC ये सब क्लियर करने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, और भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, पर्सनैलिटी से लेके। सर आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। मैं खुद सोच रही हूँ अभी बैक ऑफ माई हेड के क्या हम भी कोशिश कर सकते हैं क्या सारी चीज़ें करने के लिए। तो सर BSSS रिदम के सभी व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज जाते जाते ज़रूर आप दें। देखिए, आप अगर इतने प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप अपने स्कूल में प्रिविलेज्ड हैं, आप अपने कॉलेज में, आप मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप एक प्रिविलेज्ड व्यक्ति हैं। इस कॉलेज में पहुंचने के लिए अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिली तो आपकी फैमिली भी प्रिविलेज्ड उसमें से आती है। आप भोपाल शहर में रहते हैं तो आप प्रिविलेज्ड हैं। और प्रिविलेज्ड व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा उन लोगों के लिए रोल मॉडल बने जो आप जितने प्रिविलेज्ड नहीं हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, ऐसे लोग जिनको अच्छे स्कूल नहीं मिले, अच्छे कॉलेज नहीं मिले, वो आपकी तरफ देखते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बड़े लक्ष्य बनाएंगे, उसके लिए पागलपन डेवलप करेंगे और कुछ बड़ा हासिल करेंगे, तो हर व्यक्ति जो आपसे नीचे है, जो आपको रोल मॉडल की तरह देख रहा है, वो मोटिवेट हो जाएगा। और जब हर आदमी मोटिवेट हो जाएगा, बेहतरीन करने के लिए एक्सेल हो जाएगा, तो ये देश अपने आप बहुत ऊपर पहुँच जाएगा। विश्वास मानिए, ये वो समय है जब बहुत कुछ बदल रहा है और इस बदलाव में आप हीरो हैं, क्योंकि आप सोसाइटी के सबसे प्रिविलेज्ड लोग हैं। अगर आप रोल मॉडल बन गए तो इस देश को हज़ारों साल जितना वक्त लगना था इस देश को आगे बढ़ाने में, उसमें केवल 2-5 साल लगेंगे। तो आप हीरो हैं, आप रोल मॉडल हैं, बिहेव लाइक अ रोल मॉडल। Yes, and with great power comes great responsibilities. Exactly. Thank you so much, sir. बहुत अच्छा Thank you लगा so आपसे much. बात करके. Thank you so much for coming to BSSS Rhythm podcast. So this was Lakshmi Sharan Mishra sir, the one and only. And आप हमारे लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं और उसके बाद आप वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर आज हमसे जुड़ने के लिए. दिस इज RJ सानिया साइनिंग ऑफ. मिलते हैं दोबारा फिर से एक पॉडकास्ट के साथ. बाय बाय. BSSS Rhythm.